लालच अगर किसी भी इंसान के ऊपर एक बार हावी हो जाए तो फिर उस इंसान के लिए इस लालच से बाहर निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता है। आज के कहानी में एक महिला इसी लालच के चक्कर में एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है श्री मुक्तसर और इसी ज़िले का एक थाना पड़ता है सदर पटोल। सदर पटोल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है खुन्नन और इसी खुन्नन गांव का रहने वाला बलजिंदर सिंह। बलजिंदर जिसकी उम्र है 29 साल। बलजिंदर की पत्नी का नाम सोमपाल कौर। सोमपाल जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। बलजिंदर का एकमात्र 7 साल का बेटा जिसका नाम है अभी। बलजिंदर जो कि लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करता है, बेहद ही गरीब परिवार से है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 14 अप्रैल 2017 की रात के करीब 11 बजे के आसपास। सोमपाल अपने जेठ बीरेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है। बीरेंद्र जो अपने भाई के घर से थोड़ी ही दूर पे अपने परिवार के साथ अलग रहता है। सोमपाल बीरेंद्र के नंबर पे फ़ोन करती है और बीरेंद्र से पूछती है कि क्या वहाँ पे अभी के पापा गए हैं। बीरेंद्र कहता है कि नहीं, बलजिंदर यहाँ पे नहीं आया है। सोमपाल कहती है कि सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकले थे लेकिन अभी तक घर ही वापस नहीं आए। बीरेंद्र कहता है कि हो सकता है वो अपने किसी दोस्तों के साथ बैठा होगा, तुम टेंशन ना लो, वो घर आ जाएगा। उसके बाद से बीरेंद्र सो जाता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले सुबह तक भी बलजिंदर घर वापस नहीं आता है। तब बीरेंद्र अपने भाई के घर पे जाता है और उसकी पत्नी सोमपाल से पूछताछ करता है। सोमपाल कहती है कि सुबह हर रोज़ की तरह घर से काम के लिए निकले थे लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आए। उसके बाद से बीरेंद्र अपने कुछ दोस्तों को लेकर बलजिंदर को हर जगहों पे ढूंढता है, हर जगहों पे तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बलजिंदर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। जब 5 दिन का समय गुजर जाता है, इसके बावजूद भी जब बलजिंदर घर नहीं आता है और ना ही उसका जब कुछ पता चल पाता है, आखिरकार बीरेंद्र के पड़ोसी उसे एक सुझाव देते हैं कि तुम नज़दीकी थाने में जाओ और अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराओ। 19 अप्रैल 2017 को बीरेंद्र नज़दीकी थाने में जाता है और अपने भाई बलजिंदर की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी बीरेंद्र को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम बहुत जल्द ही बलजिंदर को ढूंढ लेंगे। उसके बाद से पुलिस भी बलजिंदर की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देती है। इधर पुलिस भी बलजिंदर की तलाश कर रही है, उसके साथ साथ बलजिंदर का भाई बीरेंद्र भी अपने दोस्तों के साथ अपने भाई की हर जगहों पे तलाश कर रहा है। 20 अप्रैल 2017 को बीरेंद्र अपने दोस्तों के साथ अपने भाई की तलाश करके भुल्लर गांव होते हुए नहर के किनारे अपने घर वापस आ रहा था। लेकिन जैसे ही नहर के किनारे घर वापस आ रहा था, नहर के किनारे उसे काफ़ी दुर्गंध महसूस होता है। दुर्गंध इतनी काफ़ी आ रही थी कि उसे सूंघने के बाद बीरेंद्र को थोड़ा सा अटपटा लगता है। जब नहर के किनारे जाकर झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि नहर के किनारे एक डेड बॉडी पड़ा है और ये सारा दुर्गंध उसी डेड बॉडी से आ रहा था। बीरेंद्र जब अपने दोस्तों के साथ उस डेड बॉडी के नज़दीक जब पहुंचता है, उस डेड बॉडी को देखकर दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है और कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई बलजिंदर है। तभी बीरेंद्र का एक दोस्त इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और बलजिंदर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस बलजिंदर के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इधर जब बलजिंदर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो जाता है कि बलजिंदर की गला दबा करके हत्या की गई थी। दरअसल उसके शरीर में अल्कोहल का भी अंश मिलता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार बलजिंदर की हत्या किसने किया है, इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी 2 दिन के बाद एक खबरी पुलिस थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, बलजिंदर के अपराधियों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक खबर है जो शायद आपके काम के लिए हो सकता है। पुलिस उस खबरी से जब पूछताछ करती है तो खबरी बताता है कि साहब, बलजिंदर की पत्नी सोमपाल का हमारे ही गांव का रहने वाला हरिवंश की पत्नी परमजीत कौर के साथ में कुछ ज़्यादा ही घुल मिल करके रह रही है। दरअसल परमजीत एक बदचलन औरत है और ये बात
पूरे गांव के लोग जानते हैं। परमजीत का हमारे ही गांव के जमींदार पिंदा के साथ में लव अफेयर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब सोमपाल भी पिंदा के यहाँ ही काम करती है। लेकिन पिंदा के यहाँ जब काम करने के लिए जाती है तो घंटों देर तक उसके घर पे रहती है। मुझे शक है कि शायद कहीं सोमपाल का पिंदा के साथ में भी लव अफेयर शुरू हो चुका है। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस खबरी के ही तहरीर पे परमजीत और उसके आशिक पिंदा दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों को अलग अलग बिठाकर इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस इनसे सच उगलवाने के लिए एक गेम खेलती है। पुलिस अपने एक लेडी कांस्टेबल को परमजीत के पास भेजती है। लेडी कांस्टेबल जब परमजीत के पास जाती है तो परमजीत से कहती है कि साहब बहुत गुस्से वाले व्यक्ति है और साहब को ये मालूम हो चुका है कि तुमने और तुम्हारे आशिक पिंदा ने ही मिलकर बलजिंदर की हत्या किया है। बेहतर है कि तुम सारी सच्चाई कबूल कर लो वरना तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। लेकिन साहब ने बोला है कि अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी तो साहब तुम्हें बचा लेंगे। लेडी कांस्टेबल जैसे इस तरह की बातें परमजीत से कहती है, परमजीत एकदम से घबरा जाती है और रोते बिलखते तुरंत ही लेडी कांस्टेबल का पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़ के एक ही सांस में सारी सच्चाई उगल देती है। परमजीत जब सच्चाई बताती है तो पुलिस परमजीत के ही तहरीर पे बलजिंदर की पत्नी सोमपाल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और साथ ही साथ जमींदार पिंदा के एक साथी भूपी को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब सोमपाल से पूछताछ करना शुरू करती है, सोमपाल जब इस घटना की पूरी कहानी को बताती है तो ऐसा लगता है कि सोमपाल हवा महल बनाने के लालच में अपनी ही झोपड़ी को जलाकर राख कर चुकी है। सोमपाल बताती है कि आज से ठीक 7 साल पहले उसकी शादी बलजिंदर से होती है। सोमपाल भी जो कि बेहद ही गरीब परिवार से है, शादी कर जब अपने ससुराल जाती है बलजिंदर के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है और इन 1 सालों में बलजिंदर का एक बेटा भी हो जाता है। बलजिंदर जो कि खेतों में किसानी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करता है। लेकिन जैसे ही घर में एक बेटा आ जाता है घर में थोड़ा सा खर्च बढ़ जाता है। सोमपाल अपने पति का हाथ बटाने के लिए वो भी लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करने लगती है। हालांकि बलजिंदर उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन सोमपाल कहती है कि इसमें हर्ज ही क्या है, मैं दिन भर अपने घर में ही बैठी तो रहती हूँ, बेहतर है कि हम दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे, थोड़ा बहुत पैसे कमाएंगे। आखिरकार दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा करके जमा करते हैं और फिर अपनी एक बेहतर सा घर बना लेते हैं। उसके बाद से सोमपाल काम छोड़ देती है। बलजिंदर ही खेतों में काम करता है, पैसे कमाता है और खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और वक्त गुजरता है एक दिन बलजिंदर की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत ठीक होने में लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, जिसकी वजह से उसकी घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन इधर बलजिंदर का जब तबीयत खराब हो जाता है सोमपाल अपने घर की जिम्मेदारी ले लेती है और सोमपाल खेतों में काम करने लगती है। 3 महीने के बाद जब सोमपाल ठीक हो जाता है अपनी पत्नी को मना करता है कि अब तुम काम छोड़ दो क्योंकि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं बेहतर तरीके से फिर से पहले जैसे ही काम कर सकता हूँ। लेकिन सोमपाल अपने पति को फिर से समझाती है कि आखिरकार अब हमारा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्यों ना हम दोनों मिल करके साथ काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे जो कमाएंगे वो शायद पैसा हमारे आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर होगा। सोमपाल जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है बलजिंदर भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर दोनों साथ काम करने लगते हैं। एक दिन जब सोमपाल शाम के वक्त खेतों से काम करके घर वापस आ रही थी, खेतों में ही गांव के जमींदार पिंदा उसे देख लेता है। पिंदा जब पहली बार सोमपाल को देखता है उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। दरअसल पिंदा की पत्नी से तलाक हो चुका है 3 साल पहले ही और पिंदा का उसी के गांव के रहने वाली परमजीत के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल पिंदा एक महिलाओं के साथ में अपना समय नहीं गुजारता है, बल्कि जो भी उसे महिला पसंद आती है परमजीत ही किसी भी तरीके से उसे लाकर पिंदा के हवाले कर देती है। पिंदा जब पहली बार सोमपाल को देखता है उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, लेकिन सोमपाल को वो पहचान नहीं पाता है। इसीलिए सोमपाल के बारे में परमजीत से पूछताछ करता है। परमजीत कहती है कि वो हमारे ही गाँव के रहने वाली बलजिंदर की पत्नी है और वो भी खेतों में मजदूरी का काम करती है। पिंदा परमजीत से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में सोमपाल चाहिए। पिंदा जब इस तरह की बातें परमजीत से कहता है परमजीत भी सोमपाल के चक्कर में लग जाती है और आखिरकार एक ऐसा पासा फेंकती है जिसमें सोमपाल भी फंस जाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी सोमपाल पिंदा के बेड तक पहुंच जाती है। पिंदा और सोमपाल के बीच में जब पहली बार संबंध बनता है पिंदा सोमपाल का
दीवाना हो जाता है। उसके बाद से सोमपाल के लिए अपनी तिजोरी का दरवाज़ा खोल देता है, उसके ऊपर ढेरों सारे दौलत लुटाता है। उस दौलत को देख करके सोमपाल भी एकदम से अंधी हो जाती है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन सोमपाल के पति बलजिंदर को सच्चाई मालूम चल जाता है। बलजिंदर को जैसी सच्चाई मालूम चलता है अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई नहीं करता है, बल्कि उसे घर में बिठाकर बेहतर तरीके से समझाता है और कहता है कि जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो वहाँ से वापस हो जाओ, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। लेकिन सोमपाल दौलत में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि उसके पति के मना करने के बावजूद भी उसकी बात नहीं मानती है। अक्सर पिंदा से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। पिंदा भी सोमपाल का इस कदर से दीवाना हो जाता है कि उससे शादी करने का इरादा कर लेता है। जैसे ही शादी करने की बात सोमपाल से कहता है, सोमपाल को भी लगता है कि अब वो गांव की जमींदारनी बनने वाली है। लालच में इस कदर से अंधी हो जाती है कि अब वो अपने पति की एक बात नहीं सुनती है। अक्सर जब भी अपने घर पे आती है बलजिंदर अपनी पत्नी से इसी बात से लेकर के झगड़े तकरार शुरू करता है, जिसकी वजह से सोमपाल काफ़ी परेशान हो जाती है। एक दिन सोमपाल जब पिंदा से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है तो उससे साफ साफ कहती है कि मैं इस तरीके से अपने पति के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर सकती हूँ, बेहतर है कि तुम जल्दी से कोई फैसला लो। पिंदा कहता है कि फैसला क्या लेना है, अगर कहो तो मैं तुम्हारे पति का काम ही तमाम कर देता हूँ। पिंदा जैसे इस तरह की बातें सोमपाल से कहता है, सोमपाल इस बात को सुन करके एकदम से डर जाती है। कहती है कि नहीं, ऐसा काम बिल्कुल मत करना है, क्योंकि हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। पिंदा उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम काम ही ऐसा करेंगे कि हम कभी इसमें फंसेंगे ही नहीं। पिंदा जब अपनी पूरी प्लान के बारे में सोमपाल को बताता है, सोमपाल भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर पिंदा इस षड्यंत्र में परमजीत और अपने दोस्त भूपी को भी शामिल कर लेता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 14 अप्रैल 2017 को बलजिंदर जब हर रोज़ की तरह सुबह अपने घर से खेतों पे काम के लिए निकलता है, शाम के वक्त जब अपने काम को निपटा कर घर के लिए रवाना होता है तो रास्ते में ही पिंदा और उसके दोस्त भूपी बलजिंदर से मुलाकात करते हैं और बलजिंदर से कहते हैं कि चलो हमारे घर पे बैसाखी मनाते हैं। लेकिन बलजिंदर दोनों को साफ मना कर देता है। लेकिन मना करने के बावजूद भी पिंदा और उसके दोस्त भूपी बलजिंदर को लेकर अपने घर पे जाते हैं। बलजिंदर जब पिंदा के घर पे पहुंचता है उस वक्त बगल के ही कमरे में उसकी पत्नी सोमपाल और परमजीत भी मौजूद होते हैं, लेकिन बलजिंदर दोनों को देख नहीं पाता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत पिंदा और उसके दोस्त मिलकर बलजिंदर को काफ़ी मात्रा में दारू शराब पिलाते हैं। दरअसल बलजिंदर ने इससे पहले कभी दारू शराब पिया ही नहीं था। पहली बार जब दारू शराब पीता है तुरंत ही काफ़ी नशे में चूर हो जाता है। जैसे ही नशे में चूर हो जाता है वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। फिर अपने ही षड्यंत्र के तहत करीब 7 से 8 बजे के आसपास किसी बहाने से ये चारों मिलकर बलजिंदर को भुल्लर गांव नदी किनारे ले जाते हैं। नदी किनारे पहुंचने के बाद सोमपाल अपने पति के दोनों हाथ पकड़ लेती है, परमजीत उसके दोनों पैर को पकड़ लेती है और फिर पिंदा और उसका दोस्त भूपी बलजिंदर के गले में एक कपड़ा लपेटकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। बलजिंदर जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसके बाद ये चारों मिलकर उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में जब सोमपाल ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस सोमपाल के तहरीर पे चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेती है, इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।